वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 9 पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ इस पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बताऊंगी, ताकि अलग अलग वीडियो देखकर आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 68 पर चैप्टर नंबर 9 है बच्चों। ये जो चैप्टर है एक कविता है और इस कविता का नाम है एक माँ की बेबसी। क्या नाम है इस कविता का? एक माँ की बेबसी। तो सबसे पहले बेबसी शब्द का मतलब जानना ज़रूरी है। तो बच्चों, बेबसी का मतलब होता है जब हम कोई काम करने की इच्छा रखते हैं मगर चाहते हुए भी उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये कंडीशन बेबसी की होती है। जैसे कि इस कविता के अंदर एक माँ है और वो बहुत ज़्यादा बेबस है। क्यों बेबस है? क्योंकि इनका बच्चा गूंगा है और वो बोल नहीं पाता है कुदरती तौर पर। तो माँ चाहते हुए भी अपने बच्चे की मदद नहीं कर पाती हैं और वो बहुत ज़्यादा बेबस है। इस कविता में यही बताया गया है। और इस बच्चे का नाम होता है रतन। तो बेबसी का मतलब आप क्या लिखोगे कि मदद करने की इच्छा होते हुए भी मदद ना कर पाने को बेबसी कहते हैं। याद रखोगे कि मदद करने की इच्छा होते हुए भी किसी की मदद ना कर पाना ही बेबसी कहलाता है। तो कविता को पढ़ने से पहले इस कविता के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं, उन्हें समझना ज़रूरी है। ध्यान से सुनेंगे। इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं, जैसे कि बचपन का चित्र, बचपन के ख़ास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक ख़ास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। समझ में आया कि जब आप इस कविता को पढ़ोगे तो कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र आएंगे, जैसे कि बचपन का चित्र, दोस्तों के साथ खेलने का चित्र, रतन का और रतन की माँ का चित्र। तो आप इस कविता को पढ़ोगे तो खुद ही महसूस करोगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। समझ में आया कि कविता को धीरे धीरे पढ़ा जाता है। इसे मन में उतारने में काफ़ी समय लगता है कविता को। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है कि इसे हमने पहली बार पढ़ा है। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। जो कविता हमें अच्छी लगती है तो पढ़ने के बाद वो कविता हमारे मन के किसी कोने में घर बना लेती है, क्योंकि उस कविता के ज़रिए से अगर हम अपनी यादों को याद करते हैं तो वो पूरा ही चित्र हमारे मन के अंदर बैठ जाता है। किसी मौके पर वे उभर आती है ना। जब किसी मौके पर हम कोई वाक़या हो जाता है, कोई बात याद करते हैं तो हमें कविता भी याद आ जाती है। घर बना लेने का मतलब बच्चों क्या होता है? मन में घर बनाने का मतलब बच्चों होता है हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाना। बरसों किसे कहते हैं? सालों को कहते हैं। कविता कहानी सबके साथ यही होता है, यानी कि कविता और कहानियाँ सबके साथ यही होता है। कुछ कहानियाँ, कुछ कविताएं हमारे घर में हमेशा के लिए मन बना लेती हैं। इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि कविता एक बार में हमें पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। क्या कहा गया है कि हमें इस बात की चिंता या फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि एक बार पढ़ने में हमें पूरी कविता समझ में आ रही है या नहीं, क्योंकि जब हम कविता को बार बार पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये तब हमें अच्छे से समझ आती है। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब यानी कि सफल है। क्या कहा है कि ज़रूरी नहीं कि पूरी ही कविता हमें सही से बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो पहली बार के अंदर। अगर पहली बार में कविता को पढ़कर कोई चित्र हमारी आंखों के सामने एक चित्र भी उभर जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो कविता है वो कामयाब है, वो सफल है। तो बच्चों, अब कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आराम आराम से, ध्यान ध्यान से, अच्छे से समझेंगे कविता। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से। क्या कहा गया है कि ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से। अदृश्य का मतलब क्या होता है? जो दिखाई ना दे। निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। तो बच्चों, यहाँ पर एक बच्चे की बात हो रही है और क्या कहा जा रहा है कि एक बच्चा है कि ना जाने कौन से अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वो बच्चा खेलने के लिए हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ।
एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह, था वे भी एक बच्चा। तो ये जो बच्चा था, जो पड़ोस से निकलकर बच्चों के साथ खेलने के लिए आता था, इसका नाम रतन था। ये बोल नहीं सकता था, ये दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए आता था और ये एक टूटे खिलौने की तरह था, यानी कि खेलने की, पार्टिसिपेट करने की कोशिश तो करता था, मगर बोल ना पाने के कारण ये अपनी बातों को समझा नहीं पाता था, कह नहीं पाता था। और देखने में तो ये सभी बच्चों की तरह ही लगता था, जिस तरह से सब बच्चे होते हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। क्योंकि बच्चों, अजूबा किसे कहते हैं? जो ऑड होती है कोई चीज़, जैसे कि दूसरों से अलग था, क्या कहा गया है? लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था, भिन्न यानी कि अलग था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे। अब क्या कहा गया है कि जो रतन था वो दूसरे बच्चों के लिए, यानी कि जो बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं उनके लिए अजूबा था, क्योंकि वो बोल नहीं पाता था, क्योंकि वो इन सभी बच्चों से भिन्न था, अलग था। और दूसरे बच्चे उससे घबराते भी थे, क्योंकि वो उसकी बातों को समझ नहीं पाते थे, क्योंकि वो बोल नहीं पाता था। उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत यानी कि डरी हुई आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। अब यहाँ पर क्या कहा गया था कि सभी बच्चे उससे थोड़ा घबराते थे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों यानी कि उसके मन की बेचैनी को दूसरे बच्चे नहीं समझ पाते थे, क्योंकि रतन बोल नहीं पाता था। ना इशारों में कही उसकी बातों को दूसरे बच्चे समझ पाते थे। इशारा किसे कहते हैं बच्चों? संकेत को कहते हैं। ना उसकी भयभीत यानी कि डरी हुई आँखों में हर समय दिखती थी उसके अंदर की छटपटाहटें यानी कि बेचैनी उसकी आंखों से देखने से ही जाहिर होती थी कि ये बच्चा किस तरीके से बेचैन है और दूसरे बच्चों को अपनी बात नहीं समझा पा रहा है। जितनी देर वे रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना, यानी कि जितनी देर भी ये बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलने आता था तो उसकी माँ भी उसके पास बैठी रहती थी और रतन यानी कि उस बच्चे को निहारना यानी कि प्यार से देखती रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उसकी भाषा, जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। अब आगे रतन के दोस्त ने क्या कहा है कि अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उन लोगों की भाषा को जो बोल नहीं पाते हैं, तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि जो रतन की माँ है उसकी आंखों में कितनी ज़्यादा बेबसी झलकती है कि उसका बच्चा बोल नहीं पाता है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। इस चीज़ का अंदाज़ा रतन के दोस्तों को उसकी माँ की आंखें देखकर हुआ था, क्योंकि वो लगातार अपने बच्चे को निहारती रहती थी और आंखों से और उसके चेहरे के हाव भाव से क्या लगता था कि वे चाहकर भी अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। तो बच्चों, इस कविता को किसने लिखा है? कंवर नारायण ने लिखा है। याद रखोगे किसने लिखा है? कंवर नारायण ने। अब है चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। कविता से प्रश्न नंबर 1 है, ये बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ होते हैं, जैसे कि क्या कहा गया है कि ये जो बच्चा है कवि के पड़ोस में रहा करता था, मगर जो कविता की शुरुआत है, शुरुआत में कहा गया है कि ये बच्चा अदृश्य पड़ोस, अदृश्य यानी कि ना दिखाई देने वाले पड़ोस से शुरू होती है। तो इसका अर्थ इनमें से क्या हो सकता है कि कवि को मालूम नहीं था कि ये बच्चा ठीक ठाक किस घर में रहता है, या फिर पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे पर ये बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वो दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। इसी वजह से बच्चों ये वाला टिक मार्क सही होगा कि कवि ने
उस बच्चे को अदृश्य पड़ोस से आने वाला कहा है, क्योंकि वो बच्चा बोल नहीं पाता था। जिस तरह से दूसरे पड़ोस के बच्चे कवि के साथ खेला करते थे, बातचीत किया करते थे। अब अगला प्रश्न है, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती है, यानी कि जाहिर होती है? चमक के रूप में, डर के रूप में, या जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में? समझ में आया कि रतन की आंखों में जो छटपटाहट थी वो किस रूप के अंदर उसकी आंखों में दिखती थी, जैसे कि खुशी के रूप में, हंसी के रूप में, या फिर डर के रूप में? तो डर के रूप में उसकी छटपटाहट रतन की आंखों के अंदर दिखती थी, क्योंकि वो अपनी बातों को ना समझा पाता था, ना लोगों से सही से बोल पाता था, तो उसकी आंखों में डर दिखता था। तो इसको यहाँ से आप टिक मार्क कर देंगे। अब बच्चों ध्यान से समझेंगे, तरह तरह की भावनाएं यानी कि इमोशंस के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर पहली भावना दी गई है छटपटाहट। तो छटपटाहट 3 तरीके से होती है। कैसे तरीके से? 3 तरीके से छटपटाहट महसूस करता है इंसान। तो रतन किस वजह से छटपटाहट महसूस करता था? आपको टिक करके बताना है कि रतन को किस वजह से छटपटाहट यानी कि हेजिटेशन महसूस होती थी। अधीरता की वजह से, जैसे कि कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो, पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, तो इंसान छटपटाहट यानी कि बेसब्र होता है, मगर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि अभी तो स्कूल की छुट्टी नहीं हुई है। दूसरा है, कब छटपटाहट महसूस होती है? जब हमें किसी चीज़ को पाने की इच्छा होती है, वे तुरंत ना मिल सकती हो, जैसे कि भूख लगी हो पर खाना तैयार ना हो, तो हम तब भी छटपटाहट को महसूस करते हैं। इसी तरीके से संदेश पहुंचाने में भी छटपटाहट होती है। हम कोई संदेश देना चाह रहे हों पर दूसरे उसे समझ ना पा रहे हों, जैसे कि शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई ना दी हो। समझ में आया कि जब हमें कोई संदेश किसी तक पहुंचाना हो मगर हम अपनी बात दूसरे तक चाहकर भी ना पहुंचा पा रहे हो, जैसे कि जब टीचर्स क्लास में होती हैं, बेल बज जाती है मगर टीचर को सुनाई ना दे, तो हम उनसे कहते में छटपटाहट महसूस करते हैं कि बेल हो गई है, मगर हम उनसे कह नहीं पाते हैं। तो इन तीनों ही कंडीशन के अंदर जो रतन था, रतन को कब छटपटाहट महसूस होती थी? कब होती थी बच्चों? जब वो संदेश पहुंचाना चाहता था मगर चाहकर भी अपनी बात दूसरों को नहीं बता पाता था, तो रतन को छटपटाहट महसूस होती थी। अब इसी तरह से बच्चों है घबराहट। हमें जब किसी बात की आशंका यानी कि कोई शक हो तो हमें घबराहट महसूस होती है, जैसे कि अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफ़ी दूर या अकेले हों तो हमें घबराहट होने लगती है डर की वजह से। समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे कि परीक्षा में देखा जाता है कि समय कम होता है और एंड टाइम पर हम जल्दी जल्दी आंसर लिखते हैं, तो हमें घबराहट महसूस होती है कम समय की वजह से। या फिर ये डर हो कि दूसरों के मन के अंदर क्या चल रहा है हमारे बारे में, तो हमें इस वजह से भी घबराहट महसूस होती है। जैसे कि पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है, तो आपको घबराहट महसूस होती है कि अब पापा अंदर से नाराज़ होंगे, हमें डांटेंगे, आदि आदि। अब बच्चों अब है अगला प्रश्न, जो बच्चा बोल नहीं सकता वे किस किस बात की आशंका से घबराहट को महसूस करता होगा, यानी कि उसे किस किस चीज़ का डर होता होगा और उसे घबराहट महसूस होती होगी जो बच्चा बोल नहीं पाता होगा। तो आप लिखोगे कि जो बच्चा बोल नहीं सकता वो इन कारणों की वजह से घबराता होगा। लोग उसके इशारे को ठीक ठीक समझ पा रहे हैं या नहीं, इस बात से घबराता होगा। कहीं कोई परेशान होकर उसे डांटने ना लगे, कहीं कोई उसकी उम्र का बच्चा उसका मजाक ना उड़ाए, तो ये भी सोचकर जो लोग बोल नहीं पाते होंगे, जो बच्चे, वो घबराते होंगे। अब बच्चों अगला प्रश्न है, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहट को, तो रतन क्या सोचकर घबराता होगा? तो बच्चों रतन अपनी बात और इशारों को बाकी बच्चों को न समझाने
न समझा पाने के डर से और न बोल पाने की बेचैनी से घबराता होगा। क्यों घबराता होगा बच्चों रतन? रतन अपनी बात और इशारों को बाकी बच्चों को न समझा पाने की डर की वजह से और न बोल पाने की बेचैनी की वजह से रतन घबराता होगा। आगे है, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन क्या सोचकर और किस काम को करने से घबराता है या फिर डरता है। तो यहाँ पर लिखा है दोस्त और सहेली का नाम। तो जैसे कि दोस्त और सहेली का नाम यहाँ लिखोगे, जैसे कि सोनी अंधेरे से घबराती है, और अंधेरे से घबराने का क्या कारण है उसका? भूत के डर से। इसी तरह से रीटा नदी से घबराती है कि कहीं पानी में गिरकर डूब ना जाए। वसी ऊंचाई से घबराता है कहीं गिर ना जाए। आमना अकेले होने से घबराती है कि कोई उसे पकड़ न ले। आगे है भाषा के रंग। कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वो उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से वो पहले काम करता था। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जैसे कि गाड़ी, अगर उसका पहिया निकल जाए तो वो चल नहीं पाती। इसी तरह से गुड़िया, अगर उसकी सीटी निकल जाए तो गुड़िया में से आवाज़ नहीं आती। गेंद, तो गेंद के अंदर से अगर हवा निकल जाए तो उछल नहीं पाती। इसी तरह से जोकर, जोकर की चाबी निकल जाए तो वो करतब नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है, बेबस शब्द बे और वश दो शब्दों को जोड़कर बना है। समझ में आया बच्चों कि बेबस शब्द एक तो बे और दूसरा बस, दो शब्दों को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ है बिना, तो नीचे दिए गए शब्दों में यही बे छिपा है। इसी सूची को तुम्हें आगे बढ़ाना है। यानी कि बच्चों देखो, उपसर्ग किसे कहते हैं? किसी शब्द से पहले कुछ जोड़ देने का मतलब ही उपसर्ग कहलाता है। यानी कि यहाँ पर बे उपसर्ग जोड़ने के लिए कहा है। जैसे कि दिया गया है बेजान, बेचैन, मैंने लिखा बेवजह, बेघर, बेनाम, बेमेल, है ना, बे का इस्तेमाल किया। इसी तरह बेसारा, बेहिसाब, यानी कि बे लगाकर आपको नया शब्द बनाना है। जैसे कि बेशर्म, बेईमान, बेरंग, बेदिल और बेचारा। अब बच्चों अगला प्रश्न है देखने के तरीके। इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं। ऐसे ही 6 शब्द आपको देखकर लिखने हैं। यानी कि देखने से संबंधित कौन कौन से शब्द हैं इस कविता में? जैसे कि अदृश्य, जो दिखाई ना दे, देखने में, इशारे, निहारती, आँखों में या फिर झलकती आती, ऐसे शब्द हैं जो कि देखने से, आँखों के देखने से संबंधित हैं। अगला है माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। आँखें बहुत कुछ कहती हैं, वे तरह तरह के भाव भी लिए होती हैं। नीचे ऐसी कुछ आँखों का वर्णन है, इनमें से कौन सी नज़रें तुम पहचानते हो? जैसे कि सहमी नज़रें, प्यार भरी नज़रें, क्रोध भरी नज़रें, उनिंदी आँखें यानी कि नींद की आँखें, शरारती आँखें या डरावनी आँखें। यानी कि जब कोई सोकर उठता है नींद में तो उसकी उनिंदी, नींद में कम कम खुली हुई आँखें होती हैं। डरावनी यानी कि भूतों जैसी आँखें होती हैं। सहमी आँखें यानी कि आँखों के अंदर डर नज़र आता है। अब अगले प्रश्न के अंदर बच्चों आपको यहाँ पर 5 मुहावरे दिए गए हैं, तो मुहावरों का वाक्यों के अंदर आपको प्रयोग करना है। जैसे कि पहला मुहावरा है आँख दिखाना। तो आँख दिखाने का मतलब होता है डराना। वाक्य होगा अध्यापक ने आँखें दिखाकर कक्षा में सभी बच्चों को चुप करा दिया। अगला है नज़र चुराना। नज़र चुराने का मतलब है अपनी गलती पर शर्मिंदा होना। तो वाक्य होगा राजा से जब गमला तोड़ने के बारे में पूछा गया तो उसने नज़र चुरा ली। आँख का तारा यानी कि बहुत प्यारा। हर बच्चा अपनी माँ की आँख का तारा होता है। नज़र फेर लेना यानी कि अनदेखा करना। बाजार में राधा ने अपनी दोस्त को देखकर नज़रें फेर लीं। अगला है आँख पर पर्दा पड़ना यानी कि सच न जानने की कोशिश करना। तो माँ की आँख पर पर्दा पड़ गया है, उसे विनय का झूठ नज़र नहीं आ रहा है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके सभी आंसर लिख लेना। नेक्स्ट है
याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो प्रश्न एक है कि रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी। तो आंसर लिखोगे कि रतन की माँ की आंखों में अपने बच्चे के बच्चों लाइट चली गई थी। तो रतन की माँ की आंखों में अपने बच्चे के ना बोलने की बेबसी झलकती होगी। याद रहेगा कि रतन की माँ की आंखों में कैसी बेबसी झलकती थी, क्योंकि उसका बच्चा बोल नहीं पाता था, यही बेबसी उसकी माँ की आंखों में झलकती थी। अगला प्रश्न है, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे जो वाक्य लिखे हैं उनको आपको पूरा करना है। जैसे कि मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं उनका कहना मानती हूँ। माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि जब मैं उनकी बात नहीं सुनती। मेरी माँ चाहती है कि मैं बड़ी होकर कलेक्टर बनूं। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब उनसे बिना बताए बाहर खेलने चली जाती हूँ। मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरी माँ हमेशा स्वस्थ और खुश रहे। तो बच्चों चैप्टर कंप्लीट हुआ।